अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इश्क को है गिरा टीम क्लासिक किस नंबर 15 एपिसोड क्रेडिट गोज़ टू समिया मुगल, तूबा कामरान, अर्शमा अशफाक, साया राज, प्रूफ रेड बाय कनवा गाजी। सो लेट्स स्टार्ट। बेगर्स करते रहो काम मोहब्बत वाले, खुद मोहब्बत का है इनाम मोहब्बत वाले। लफ्ज़ फूलों की तरह चुनकर उसे दान करो, उस पे जचते हैं सभी नाम मोहब्बत वाले। खुद को बेचा तो नहीं मैंने मगर सोचूंगा, वो लगाए तो सही दाम मोहब्बत वाले। दिल की औताक में चौपाल जमी रहती है, मिलने आते हैं सरे शाम मोहब्बत वाले। गम किसी का भी हो देते हैं जगह पहलू में, दिल बड़ा रखते हैं नाकाम मोहब्बत वाले। लोग अंदर से ये होते हैं बड़े आलीशान, वैसे लगते हैं बहुत आम मोहब्बत वाले। कसरे स्याल में एक बोझल दिन के आगाज़ पर रंजीदा दरो दीवार, जहाँ कुछ मकीनों को गुस्से में और कुछ को अफसुर्दा सा घर से निकलता देख रहे थे, वही एक कमरा ऐसा भी था जहाँ के मकीन ज़्यादा देर उदास ना रह सकते थे। वो हर पल से मुस्कुराहटें कशीद करने का सामान कर लिया करते थे। यही वजह थी कि इनकी ज़िंदगी खासी पुरसुकून थी। एक ऐबक नाश्ते के बाद तैयार होने के लिए कमरे में आया तो अलीज़ा भी बोझल ले लिए उसके साथ चली आई, मगर वो खुद भी दफ्तर के लिए तैयार होने की बजाय सोफे पर बराजमान ऐबा को तैयार होता देख रही थी। वो दिल ही दिल में अपने रब की शुक्रगुज़ार थी कि उसने एक बेहतरीन शख्स से नवाजा था, जो उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना अपना अव्वलीन फ़र्ज़ समझता था। उसके तमाम तर नाज नखरे वो खंदा पेशानी से उठाया करता था। वो वाकई कुदरत का इनाम था उसके लिए। ऐसा नहीं था कि अलीज़ा उससे लापरवाह रहती, वो उसकी हर छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखती, मगर उससे जता जता कर तंग करने से भी बाज ना आती। ऐबक की बात ही अलग थी, जो उसकी तमाम बातें हंस कर टाल जाया करता था। वो पूरी तरह से इस शख्स के इश्क में डूबी थी, मगर उससे कहने से कतराती थी। हाँ, ये अलग बात कि उसके कहे बिना ही कस्से स्याल में हर कोई ऐबक के लिए उसकी दीवानगी से वाकिफ़ था। इन्हीं सोचों में गुम उसका ध्यान सारा और जुलिया दैन की तरफ मुड़ गया तो वो आज़ुर्दा सी हो गई। खैरियत है? आज मुझे देखकर बहुत मुस्कुरा रही हो। वो जब से कमरे में आया था अलीज़ा उसे देखकर मुस्कुराई जा रही थी। अपनी तैयारी के दौरान भी उसकी नज़रें वो खुद पर जमी महसूस करता रहा। उसका ये अंदाज़ ऐबक को हज़म नहीं हुआ तो वो उससे पूछ बैठा, खैरियत ही तो नहीं है, यहाँ आओ। अलीज़ा ने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया। वो आंखों में खुशगवारी और हैरत का तासुर लिए उसके साथ ही सोफे पर टिक गया। बताओ क्या हुआ, सब ठीक है? उसका बायां हाथ थाम कर सहलाते ऐबक ने नरमी से इस्तफसार किया। बहुत कुछ ठीक नहीं है ऐबक। वो नीम अंदाज़ी से अपना हाथ थामे उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए बोली। ऐबक ने उसकी इस कदर संजीदगी पर दहल कर अपना हाथ अलीज़ा के माथे पर रखा और फिर इसके गालों को छुआ। नहीं, बुखार तो नहीं है, उसने अपना हाथ उठाकर तशक्कुर से कहा तो अलीज़ा ने खूनखार निगाहों से उसे घूरते अपना हाथ छुड़ाया। मैं तबीयत ख़राबी की बात नहीं कर रही है अभी, उसने आंखें घुमाते दांत पीसकर कहा। हाय, एक तो तुम्हारा ये मुझे ऐबी कहना। वह नर्म निगाहों से उसे देखता हुआ पटरी से उतरने को तैयार था, लेकिन उसे अपनी जानिब तंदी से देखता पाकर वो संजीदा हुआ। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगी भी या यूँ ही सिसपन फैला कर रखोगी? मुझ मासूम का दिल तड़पाओगी? इस बार उसके लहजे में भी संजीदगी का अंसर नुमाया था। मैं सायरा और वली के बारे में बात करना चाहती हूँ। अब मैं मज़ीद इन दोनों के रिश्ते में तल्ख़ी नहीं देख सकती। हमें कोई ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे इन दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक और अच्छा हो जाए। अलीज़ा ने उसे अपनी परेशानी बताई तो वह गहरा सांस भरकर रह गया। उसे बताना चाहता था कि रात उनके बनाए मंसूबे की वजह से ही सुबह सुबह कसर में गोलाबारी हो गई थी। फिलवक्त मज़ीद कुछ करने का मतलब बारूदी सुरंगी का जाल बिछाने जैसा था, मगर वो ये सब इसे कहकर एक नई जंग छेड़ने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। तो उसने उसका ध्यान उस जानिब से हटाने को कुछ और ही सोचा। इस बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं। मुझे लगता है सायरा की बजाय बाई को इसमें कोई खूनखार महलूक नज़र आती है, इसलिए उसे देखकर उनका पारा हाई हो जाता है। क्यों ना हम सायरा को किसी आमिल के पास ले जाकर चेक करवाएं। ऐबक सयाल के गैर संजीदा ख्याल पर अलीज़ा की आंखें गुस्से से सुर्ख हुईं। अगर मुँह से कुछ अच्छा नहीं निकल सका तो अब यहाँ से कमरे से ही तशरीफ़ ले जा सकते हैं। वो मुँह फुलाकर बोली तो ऐबक के लबों को एक बार पूरी मुस्कुराहट ने छुआ। क्यों मेरी जान, इतना अच्छा आइडिया पसंद नहीं आया? चलो दूसरा इससे भी अच्छा आइडिया है मेरे पास। वो आखिर में धीमी आवाज़ में बोला तो अलीज़ा तजज्जुब से उसे देखने लगी। वो क्या? उसने पूरे इश्तियाक अंदाज़ में इस्तफसार किया। हम सायरा को कुछ दिनों के लिए सबकी निगाहों से ओझल कर देते हैं। उसकी जिन जुदाई और फ़राक़ से शायद भाई को अपनी गलती का एहसास हो। और फिर वो अभी बोल ही रहा था कि अलीज़ा ने पास पड़ा कुशन उसे खींच कर दे मारा। उफ़!
जालिम बेकदर औरत। अपना कंधा से हिलाते हुए उसने दुहाई दी। वो इसका ध्यान बटाने के मकसद में कामयाब रहा था। तुमसे प्यार से बात करना ही फजूल है बख्तियार। इससे बेहतर है मैं दीवारों से मशवरा ले लेती। और दांत पीसते हुए गुराई। तुम्हें अपने इतने ज़हीन और अक्लमंद शोहर की कदर ही नहीं है। देखना एक दिन आएगा जब तुम मेरी जहानत को मानकर मुझसे माफ़िया मांगोगी। वो मसनूई खुफगी से बोला तो अलीज़ा ने हंस भी आकर नाक से मक्खी उड़ाई। जब वो दिन आएगा उसी दिन अपना चेहरा दिखाना मुझे। अभी एक काम नहीं होता तुमसे ठीक से। वो बरहमी से बोली तो ऐबक खिसक कर उसके मज़ीद पास आया। फिर वो काम करवा के देखो जो मुझे ठीक से आता हो। शरारत से भरपूर लहजे में कहते हुए उसने अलीज़ा की गर्द बाजू हमायल किए। तुम कभी संजीदा नहीं हो सकते ना। वो आपकी बात तेज़ लहजे में बोली। उसके सुख चेहरे को देख कर ऐबक ज़याल को मज़ा आने लगा था। उसका ये जलाया हुआ रूप ऐबक को बेहद पसंद था। मैं तो सीरियस हूँ लेकिन तुम नहीं हो रही। उसे अपने हिसाब में लेते हुए गमगीन लहजे में बोला तो अलीज़ा ने फ़ौरी उसका हिसाब तोड़ा। तुम्हें मसला क्या है? अगर मेरी मदद नहीं कर सकते तो 2 नंबर हरकतें भी मत करो। वो तेज़ लहजे में बोलकर उठ खड़ी हुई। ऐबक भी इसकी तकलीफ में उठ खड़ा हुआ। खौफ करो कुछ, मेरे प्यार को 2 नंबर कह रही हो तुम। कब आएगी कदर तुम्हें मेरी मोहब्बत की? वो नफ़ी में सर हिलाता मसनूई तासुब से बोला। कदर का तो नहीं मालूम लेकिन मुझे यकीन है तुम्हें अक्ल कभी नहीं आएगी। मुझसे ही कुछ सीख लो। कितनी ज़हीन और ज़ीरक दिमाग वाली हूँ। लेकिन तुम बिल्कुल उलट हो। वो इसे जिताते हुए अपनी तारीफ़ करने लगी। अपनी लड़ाई में वो दोनों हमेशा की तरह असली बात फरामोश कर बैठे थे। मैं मज़ीद अपनी तारीफ़ें नहीं सुन सकता इसलिए मैं तो चला दफ्तर। वो हाथ जलाकर बोलते हुए कमरे से जाने लगा और यकलख्त अलीज़ा को याद आया कि उससे वह एक बहुत अहम बात कर रही थी। अब क्या है? कुछ सुनना बाकी रह गया है क्या? वो उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हुई तो ऐबक ने अबूर उचका कर इस्तफसार किया। ये तो बताते जाओ कि इन दोनों के रिश्ते का करना क्या है? किस तरह दोनों का दिल एक दूसरे के लिए नरम करना है? वो अब नरम लहजे में पूछने लगी। मैं मुफ्त में कोई मशवरा नहीं दे रहा। पहले भी 2 बार दिया तो तुमने कौन सा इस पर अमल कर लिया? वो मुंह बनाकर बोला। तुम्हारा जाना ही बेहतर है। वो मुश्किल गुस्सा ज़ब्त करते हुए बोली और दिमाग की बत्तियां रोशन करके कोई हल सोचने लगी। अगर आज अच्छी, सादतमंद और फर्माबरदार बीवी बनकर मुझसे बात करोगी तो ही मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ऐबक की बात पर वो कुछ सोचते हुए हंसते नाक खुजाने लगी। लेकिन अगर उसके बाद भी तुमने कोई पायदार हल ना बचाया तो? वो अपनी पूरी तसल्ली कर लेना चाहती थी। तुम बस फर्माबरदार और ज़बान से अंगारों के बजाय फूल जड़ने वाली बीवी बनो। बाकी मैं सब देख लूँगा। उसे मुस्कुराकर कहता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। पीछे वो तैयार होते हुए सोचने लगी कि वाकई अब इस मसले का हल निकालना नागुज़ीर हो चुका था। ब्लैक पैंट कोट में निक सिक से तैयार, खुशबुओं में बसा यूनानी देवताओं जैसी वजाहत सरो कामत लिए अपने पीछे बारी कदमों की दमक छोड़ता वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। रात सारा खुदाबख्श से हुई झड़प से ऐसे बहस हरगिज़ नहीं कहा जा सकता था। रह रह कर उसे याद करता गोया अंदर बाहर से सुलग कर वो आतिशफ़िशां बनकर क़यामत ढाने को तैयार था। अभी रात की तलख़ी के आसार भी मादूम न हुए थे कि सुबह का कसर मज़ीद इसके इश्तिआल को हवा दे गया। उसके वजीह चेहरे पर चाय का रख्ती इस वक्त उसके ख़राब मूड की निशानदही कर रही थी, जबकि ज़ब्त से सुर्ख पड़ती आंखों में गोया लाली रची बसी थी। रात भर वो ठीक से पुरसुकून नींद भी नहीं ले सका था। जाने अनजाने आज भी सारा खुदाबख्श उसके हवासों पर तारी होकर उसे बेइंतहा गुस्से और इश्तिआल में मुब्तला करने का सबब बन रही थी। वो जहाँ जहाँ से गुजरा उसने सारे अमले का सवाल का जवाब खिलाफ़ मामूल मुस्कुराने की बजाय चेहरे पर सर्द मेहंदी लिए मैं सर की हल्की सी जुम्बिश से दिया। उसका पिए इब्राहिम भी घबराया सा उसके साथ तेज़ तेज़ कदम उठाता चल रहा था। ज़ुलेदैन के जलाल बड़े तेवर उसे हुलाई दे रहे थे। दफ्तर में दाखिल होते ही ज़ुलेदैन ने अपना कोट उतारकर स्टैंड पर लटकाया और सर तासुरात के साथ अपनी कुर्सी पर आन बैठा। उसी इस्ना में अली भी दरवाजे पर दस्तक देकर खूबसूरत सी छोटी ट्रे में काफ़ी का मग लिए कमरे में दाखिल हुआ और सलीके से वो ट्रे ज़ुलेदैन के सामने रखता थोड़े फासले पर हाथ कमर पर बांधे खड़ा हो गया। इनसे बेनियाज ज़ुलेदैन पूरी संजीदगी से अपने सामने रखे लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा था। अली ने आंखों ही आंखों में इब्राहिम से ज़ुलेदैन के बरहम मिजाज की वजह दरियाफ्त की तो वो बेचारगी से अपने कदे उचका गया कि वो खुद भी इस सारे किस्से से लाइलम था। सर, ये आज की तकरीर के कुछ अहम नकात हैं जो आपने मीडिया के सामने देनी है। इब्राहिम ने डरते डरते हाथ में पकड़े नीले रंग की दस्तावेज़ खोलकर उसके सामने रखी, जिसमें काले हर्फों से सजी तहरीर एक तरतीब से लिखी नज़र आ रही थी। ज़ुलेदैन ने एक तेज़ नज़र इब्राहिम पर डालते एक झटके से उसके हाथ से वो दस्तावेज़ ली। क्या बकवास है ये? कुछ देर इन कागजात पर नज़रें दौड़ाते ज़ुलेदैन एकदम दहाड़ा तो वो दोनों बेचारे इस इफ्तितार पर पूरी तरह डर कर उछल पड़े। ऐसे स्पीच दूंगा मैं? मेरे मुखालिफ दुश्मन ये सब बकवास सुनकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये दोस्ती, इखलाक और मोहब्बत का दर्स देकर मैंने अपने दुश्मन को गले लगाऊंगा? क्या मज़ाक है ये बात है।
मैंने अपनी पार्टी मुखालिफिन और इलेक्शन के बारे में बात करनी है या कोई दर्स देना है। वह एक कागज़ खींचकर अंगूठे और उंगली के बीच उठाते, इसे हवा में लहराता, तमस्कुराना लहजे में कहता, इसे वापस फाइल में पटकता। एक दफ़ा फिर पुरतपिश लहजे में गोया हुआ, इतनी नादर व नायाब तकरीर किस ज़हीन फ़तीन दिमाग की इख्तरा है। अब कि उसका लहजा इस्तेहज़ाइया था। सर ये दर्स मेरा मतलब सर तकरीर, वो सर ये मिस लवेज़ा ने मेल की थी। इब्राहिम अपने बास का जलाद वाला रूप देखकर बुरी तरह बौखलाहट का शिकार हुआ। उसने हकलाते हुए अपनी बात मुकम्मल की। उसकी आधी जान तो पहले ही अपने बास की कड़क तेवरों से खुश्क हुई पड़ी थी, बाकी की आधी उसे खूनख्वार नज़रों से घूरते हुए निकाल रहा था। इन साहिबा को अपना काम छोड़कर दरस व तदरीस का अदारा खोल लेना चाहिए। इस किस्म की तकरीर से लोग मतवज्जा तो नहीं, मगर महजूज ज़रूर होंगे। ज़ुलैदैन सियाल के ऊपर अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि जो कोई चाहे उसे कहकर सुनाकर अपने मनवा ले। अब मैं एक औरत से तकरीर करना सीखूंगा। वो गुस्से में पीछे ताप खाता दर पर्दा सारा खुदा बख्श का गुस्सा हर एक पर निकाल रहा था। घर के मुलाजिम से लेकर गार्ड तक और ड्राइवर के बराबर उसके दफ्तर के अमले के बारे थी। सारा की बातें उसका जहांज़ेब सियाल को लेकर इस्तेहकाक जताना ज़ुलैदैन को शदीद तैश में मुब्तला कर रहा था। जिस लड़की ने कभी सर किया नज़र तक इसके सामने नहीं उठाई थी, यहाँ तक कि वो इसके सामने एक मुकम्मल जुमला भी रवानी से अदा न कर पाती थी, जो उसकी आंख की जुम्बिश पर उसकी बात समझ जाती थी। वो जो हुक्म बजा लाने को उसके इशारे की मुंतज़िर रहती थी। रात इस छुटान पर की लड़की ने पूरे एतमाद से न सिर्फ उसकी जानिब से किए गए लफ्ज़ों का वार का मुकाबला किया था, बल्कि अपनी दफ़ाई सलाहियतों को बुरोकार लाते इसे पसपा करने के साथ खूब लाजवाब भी किया था। और यही एक बात ज़ुलैदैन से बर्दाश्त न हो पा रही थी। सोने पे सुहागा लवेज़ा की तरफ से भेजे गए नकात ने उसकी चिड़चिड़ाहट को मज़ीद गुस्से का रूप दे दिया। वो इन दो औरतों को बेनकद सुनाने की ख्वाहिश लिए सर में उठती तीसों को बदौलत काफ़ी का मग उठाकर लबों से लगा गया। अगर इसे यह मालूम हो जाए कि दोनों एक ही थी तो ये काफ़ी अपने सर पर उंडेल लेता, मगर अभी किसी और की शामत आनी थी। उसने जैसे ही काफ़ी का एक बड़ा सा घूंट बढ़ा, वैसे ही उसके माथे के बलों में मज़ीद इजाफा हुआ था। ये क्या है? वो शदीद तैशबरे लहजे में गुर्राया। अली ने शुक्र अदा किया कि काफ़ी का मग उसने सिर्फ मेज़ पर पटका था, उसे खींच नहीं मारा। सर काफ़ी है, उसने ज़ुलैदैन के खूनख्वार तेवरों से बचने के लिए सर झुकाकर डरते डरते जवाब दिया। इसे काफ़ी कहना काफ़ी की तौहीन है। इतनी बड़ी बुरी बदमज़ा काफ़ी पीने से बेहतर था तो मुझे गर्म पानी पिला देते। ज़ुलैदैन की सख्त सुनकर वो दोनों ही दिल में जहांज़ेब सियाल की आमद की दुआ कर रहे थे। वही थे जो इस वक्त उनके जलाद बाज से उनकी ग्लू खलासी करवा सकते थे। वो इस सोच में गलता थे कि इतने भी इब्राहिम का मोबाइल ज़ोरों शोरों से बजने लगा। उसने घबरा कर राब्ता बहाल किया, लेकिन अगले से मिलने वाली खबर सुनकर सही मानों में उसके औसान खता हुए थे। उसने काल काटे बिना ही उजलत में आगे बढ़कर मेज़ पर पड़ा रिमोट उठाया। दीवार पर लगा LED चलाते उसने एक न्यूज़ चैनल लगा दिया। सामने ही एक मारूफ नाशर ने सनसनीखेज़ माहौल पैदा किया हुआ था। नाज़रीन, हम आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें कि कल रात इम्तियाज़ सुमरू, जो कि हमारे मुल्क के एक मारूफ सियासतदान हैं, रात पार्टी दफ्तर से वापस आते हुए इन पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसका ज़िम्मेदार वो अपने एक मुखालिफ पार्टी के नए चेयरपर्सन और एक उभरते हुए सियासतदान ज़ुलैदैन सियाल को ठहरा रहे हैं। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि ज़ुलैदैन सियाल के अवामी हलकों में बढ़ती मकबूलियत के बायस उनके दुश्मनों की तादाद में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, मगर अब इम्तियाज़ सुमरू के बयान ने उनकी शख्सियत को खासा मशकूक बना दिया है। नाशिर के इस जुमले के इख्तिताम पर ही इम्तियाज़ सुमरू स्क्रीन पर नजर आने लगा। ये एक हस्पताल के कमरे का मंजर था। बेड पर लेटा वजूद पट्टियों में जकड़ा हुआ दिखाई देता था और एक सहाफ़ी उसके नज़दीक माइक लिए खड़ा था। यह मंजर देखते ही इन दोनों ने एक साथ पलट कर ज़ुलैदैन को देखा। वो ज़ब्त से मुठ्ठियाँ भींचे, चेहरे के तने हुए तासरात और खिंचे असाब के साथ, आंखों में गुस्से की लाली लिए सर तरीन तासरात के साथ स्क्रीन पर नजर आते शख्स को घूर रहा था। उसके खतरनाक हद तक संजीदा तासरात देखकर इन दोनों के ही गले की गिल्टी डूब कर उभरी। मैं रात पार्टी दफ्तर से घर जा रहा था कि ज़ुलैदैन की गाड़ी अचानक ही मेरी गाड़ी के सामने आ रुकी। उसके गार्ड्स ने हमें समझने का मौका दिए बगैर ही अचानक सामने से गन्स टांग ली। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या बात है, हमें क्यों रोका गया है? तो उसने कहा ज़्यादा लहजे में इतना बोलकर वो खांसने लगा, यूं जैसे हल खुश्क हो गया हो। साथ खड़े बंदे ने जल्दी से उसकी गर्दन के नीचे हाथ देकर सर थोड़ा ऊंचा किया और दूसरे हाथ में पकड़ा पानी का अधभरा गिलास उसके लबों से लगा दिया। चंद घूंट भरकर उसने मुंह फेर लिया तो वो बंदा भी इसका सर तकिए पर रखता पीछे हो गया। इम्तियाज़ सुमरू ने फिर से सिलसिला कलाम जोड़ा। वो मुझे धमकियां देने लगा। हमारे बीच तल्ख कलामी शुरू हुई। फिर उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैंने बचाव करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन नाकाम ठहरा। सर पर लगी चोट की बदौलत में बेहोश हो गया। जब आँख खोली तो हॉस्पिटल के बेड पर था। इख्तितामिया जुमले पर उसने ऐसे जाहिर किया कि ज़्यादा बोलने से उस पर थकन तारी हो गई हो। अपनी बात ख़त्म करते ही वो आंखें मूंद गया। सहाफ़ी अब भी कुछ बोल रहा था, लेकिन इब्राहिम ने उसकी आवाज़ का गला ही घोंट दिया।
सर ये बहुत बड़ा फनकार निकला। हर जगह मुंह की खाने के बाद अब ये ऊंचे हथकंडों पर उतर आया है। अब हम क्या करेंगे? इब्राहिम मुतफक्कर अंदाज में गोया हुआ। उसके लहजे में परेशानी के साथ गुस्सा भी शामिल था। जो अभी इस वक्त इम्तियाज़ सुमरू से बताया था, इस वक्त वो सारा खुदाबख्श के साथ अपनी गाड़ी में बैठा झगड़ा कर रहा था। ये झूठ इससे बहुत महंगा पड़ने वाला है। मैंने अभी उसकी गेम इस पर ना उलट दी तो मेरा नाम भी जुलैदैन सियाल नहीं। शदीद गैज़ो गज़ब से कहते उसने दोनों हाथ टेबल पर मारे तो कार्नर पर रखी चंद दस्तावेज़ात ज़मीन बोस हुई। अली ने उसका तैश बड़ा अंदाज देखते घबरा कर साथ खड़े इब्राहिम को देखा। वो खुद भी इस सूरत हाल पर खासा परेशान दिखाई दे रहा था। उस हंगामी खबर के नशर होने के बाद इब्राहिम का फ़ोन एक तवातुर से बजने लगा था, जिसमें सर फहरिस्त कॉल्स बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल्स की थीं। उसने ज़ुलैदैन का ख़राब मूड देखते फ़ोन पहली फुर्सत में साइलेंट पर किया। ज़ुलैदैन का अपना मोबाइल भी बोल रहा था। उसने मोबाइल स्क्रीन अपनी आंखों के सामने की तो जहांज़ेब सियाल का नाम जगमगाते देखकर वो राब्ता बहाल कर गया। ज़ुलैदैन, तुम जहाँ कहीं भी हो फ़ौरन घर के लिए निकलो। अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये मामला मैं ख़ुद हैंडल करूँगा। वो तहक्कुम बड़े अंदाज़ में उजला तमीज़ लहजे में बोले जैसे इन्हें कहीं पहुँचने की जल्दी हो। उनके इस हुक्मनामे पर ज़ुलैदैन की पेशानी शिकन आलूद हुई। आप चाहते हैं कि मैं जवाबी कार्रवाई ना करूँ? इसको अपनी झूठी बकवास और मनगढ़ंत इल्ज़ामात का हिसाब देना होगा। अपने अंदर उठते इश्तिआल को दबाते उसने हत्ती इम्कान अपने लहजे को धीमा रखा। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा मेरे बच्चे, बस तुम सीधा घर आओ, फिर इस पर तफसीलन बात करते हैं। अभी तो खैर इसकी तस्दीक व तरदीद के लिए मीडिया वाले पार्टी दफ्तर पहुंच रहे होंगे, मगर मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई भी इश्तिआल अंगेज़ जवाब इनके मंसूबे को तक़वियत पहुंचाए। एक और बात, घर तुम दफ्तर के ड्राइवर के साथ आओगे। समझ रहे हो ना मैं जो कह रहा हूँ? अब के वो हलावत ज़दा लहजे में उससे नरमी से काल करते हुए आगा में तनबीह लहजे में बोले। ऐसा नहीं था कि न ज़ुलैदैन की मामला फ़हमी पर शक था, मगर सुबह वो जिस दिमागी नहज के साथ घर से निकला था वो उन्हें बताने के लिए काफ़ी था कि इस वक्त उसके गुस्से का ग्राफ क्या होगा। उसके जाने के बाद उसके मुहावज़ों की ज़बानी वो ये जान चुके थे। वो इन्हें अपने पीछे आने पर संगीन नताइज की धमकी देकर घर से निकला था और ड्राइवर को भी साथ ले जाने से इनकार कर चुका था। सो वो जल्दबाजी में ये मामला बिगाड़ना नहीं चाहते थे। और हाँ हूँ मैं, ये रज़ामंदाना अल्फाज व मुश्किल इसके मुँह से अदा हुए थे। सर, आप फ्रंट से नहीं बल्कि पिछले रास्ते से जाएं। बाहर मीडिया इकट्ठा हो चुका है। मैंने ड्राइवर को दफ्तर की गाड़ी लेकर वहीं आने का बोल दिया है। अली ने कान से लगा फ़ोन हटाते शीशे की खिड़की के पास से नीचे देखते संजीदगी से कहा, जिस अंदाज़ा था कि फ़ोन किसका है और उन्होंने क्या हुक्म दिया होगा। इस दौरान इब्राहिम उसका कोट इसे थमा चुका था, जो उसने पहनने के बजाय अपने बाजू पर डाल लिया। लंबे लंबे डग भरता वो कमरे से बाहर निकल गया। उसके पीछे इब्राहिम भी दौड़ा। ज़ुलैदैन के बाहर निकलते ही सारे अमले की नज़रें उसी पर थी, यानी खबर जंगल की आग की तरह आंसू फैल चुकी थी। मेरा एक्सरे करने के बजाय अपने काम पर तवज्जो दे। वो एकदम गुस्से से गरजा तो सारे गड़बड़ा कर अपने काम की जानिब मुतवज्जा हो गए। आम हालात में शायद उन पर ध्यान भी ना देता, मगर अभी उसके लिए अपने गुस्से पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। सो दरश्ती से कहता वो तेज़ी से लिफ्ट की सीमत बढ़ गया। उसके हर अंदाज से शदीद इश्तिआल झलक रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि जो झूठ इम्तियाज़ सुमरू ने घड़ा है उसे सच कर दिखाए, मगर असल बात से वो खुद भी नावाकिफ़ था। वो एक पल में इस शख्स के बयान को झुठला सकता था, मगर ये ख्याल कि उसे अपनी बात को सच साबित करने के लिए सायरा का नाम लेना होगा। लाशोरी तौर पर उसे कचौके लगा रहा था कि वो क्यों कर उसकी मदद ले। जामिया के मैदान में इस वक्त मामूल से ज़्यादा रौनक थी। वजह नए तलबा की आमद थी जो यहाँ से वहाँ भागते फिर रहे थे। किसी को क्लास मिली तो गलत, किसी को सही जगह का पता चल गया तो टाइम टेबल नदारद, कोई सीनियर्स के हत्थे चढ़ा तो कोई तन कर खड़ा रहा। गर्ज ये कि हर तरह के तलबा का मजमा वहाँ मौजूद था। ऐसे में अमान सियाल भी था, जो आज खिलाफ़े मामूल किसी भी तालिब इल्म के साथ भिड़ा नहीं था। वजह थी सायरा और ज़ुलैदैन के बीच बढ़ता तनाव। वो सुबह से अच्छे बच्चों की तरह सारे लेक्चर्स ले रहा था। अभी भी वो क्लास की तरफ जा रहे थे जब हाशिर कोई फ़ोन सुनने के लिए एक तरफ हुआ तो अमान उसे तंग करने के लिए सीटी पर गुर्दुन बजाने लगा। शो में किस्मत एक लड़की वहाँ से गुजरते हुए किसी गलत फहमी जबकि अमान की ज़ुबान में किसी खुश फहमी में घिर कर उस जानिब चली आई। ओ हेलो, शर्म नहीं आती तुम्हें लड़की को छेड़ते हुए? दोनों हाथ कमर पर टिकाते अपने घुंघराले बालों को पोनी में जिसमें से छोटे छोटे बाल इसके चेहरे पर आ रहे थे। सफ़ेद सादा कुर्ता, गले में मफलर डाले, नीली जीन्स पहने, आंखों में मोटे फ्रेम की ऐनक लगाए। वह लड़की खूनखार नज़रों से अमान को घूर रही थी, जिसके मुताबिक अमान ने उसको देखकर सीटी मारी थी। लगता है इतनी बड़ी ऐनक लगा के भी तुम अंधी हो। जवाब अमान को इस इल्ज़ाम पर सख्त तब चढ़ी थी, यानी कि उसके इतने बुरे दिन आ गए थे कि जो यूँ किसी राह चलती लड़की को छेड़ेगा। अंधा किसको कहा? हाँ, वो लड़की भी मज़ीद तब गई। तुम्हें ही कहा है मोटी ऐनक वाली अंधी, 4 आंखें लिए फिर रही हो, फिर भी नज़र नहीं आ रहा तुम्हें। अमान उसके नज़दीक आकर उसी के अंदाज में जताते हुए बोला, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझे अंधा कहो? छछूंदर जैसी शक्ल है तुम्हारी, पी ले खुद को, आईने में देख लो जाकर। वो लड़की दांत पीसते हुए उसकी आंखें दिखाने लगी। अपनी शक्ल सुबह शाम देखता हूँ मैं।
गालबन तुम्हें देखने की ज़रूरत है। ओह हाँ, तुम तो अंधी हो, तुम्हें क्या पता कि मुझ जैसे डैशिंग पर्सनैलिटी वाले लड़के को तुम छछूंदर कह रही हो। कभी खुद को आईने में देखा हो तो पता चले कि तुम खुद क्या लगती हो, बंदरी कहीं की। अमान भला का पीछे रहने वालों में से था। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। इस लड़की से मज़ीद कोई बात नहीं बनी तो अपने हाथ का मुक्का बना के उसके मुंह के करीब ले आई। वाकई अंधी ही हो, अब तो यकीन हो गया। आमान तासुब से गिरदन हिलाकर वहाँ से चला गया, जबकि वो लड़की पीछे ताप खा के उसके पीछे लपकी। हैं? तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, एक तो पहले तुमने मुझे देखकर सीटी मारी और ऊपर से मुझसे बदतमीज़ी पे बदतमीज़ी किए जा रही हो। अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर वो तन-फन करती उसके पीछे चली है। उसने एक झटके से उसका बाजू पकड़ के उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा था। बंदरिया, अपनी आँखों का इलाज करवाओ जाकर। मेरा कोई दिमाग ख़राब है या मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुम्हें सीटी मारूँगा? अमान को भी अब गुस्सा आने लगा था। वही लड़की बिला वजह उसके पीछे हाथ धो के पड़ गई थी, जो न जाने क्यों इतनी खुशफ़हमी पाल रही थी। छोड़ो यार, क्यों लड़ रही हो तुम लोग? क्या हो गया है? हाशिर जो फ़ोन बंद करे वापस आया था। इन दोनों को लड़ते देखा तो फ़ौरन इधर पहुंचकर अमान को वहाँ से हटाना चाहा। उनकी लड़ाई जामे के मैदान में ही हो रही थी, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद बहुत से तुलबा भी उनकी जानिब मुतवज्जा थे, जो हर किसी से बेनियाज लड़ने में मसरूफ़ थे। नहीं, इन मिसअमदी से पूछो ज़रा, इनको इतनी खुशफ़हमी किस बात पे हो रही है कि मैंने इनको देखकर सीटी मारी है? अमान ने हाथ नचाकर हाशिर से कहते हुए उँगली अपनी जानिब की थी। तुम ना बाज़ आ जाओ, वरना मैं तुम्हारी शिकायत कर दूँगी। बल्कि कर ही देनी चाहिए तुम्हारी शिकायत मुझे। वो लड़की इंगिश्ते शहादत उठाकर तनबीह करने वाले अंदाज में बोलकर जाने के लिए मुड़ गई। जिसे मर्ज़ी जाकर बताओ, मेरा दिमाग ना खाओ, चलो। हाथ जलाकर अमान ने शाने बेनियाज़ी से कहकर हाशिर को इशारा करते अपना मुँह दूसरी जानिब कर लिया। ये क्या हंगामा हो रहा है? वहाँ मौजूद तुलबा में से ही किसी ने जाकर सर फैसल को उनकी लड़ाई के बारे में शिकायत लगा दी थी, जो फ़ौरन ही उठकर वहाँ आ गए थे। और आते ही रौबदार लहजे में दोनों से पूछा। कोमल जो जाने के लिए मुड़ी ही थी, सर को आता देखकर वहीं रुक गई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, अमान बोल उठा। सर, हंगामा नहीं बल्कि मेरी ज़ात पर सवाल उठाया गया है। अमान ने मसनूई आंसू आंखों में भरते हुए जज्बातीपन की तहा कर दी। क्या मैं वजह जान सकता हूँ? सर फैसल ने दोनों की तरफ देखा था। सर, मैं बताती हूँ आपको। कोमल बोलने ही लगी थी कि अमान ने उसकी बात काट दी और फिर शुरू हो गया। सर, ये क्या बताएंगी? मैं ही बताता हूँ। दरअसल इन मैडम को खुशफहमियाँ हो गई हैं कि मैंने इन्हें छेड़ा है। बंदा पूछे, मेरे पास इन्हें छेड़ने के अलावा कोई काम नहीं है। ये बड़ा सा चश्मा लगाकर चार आंखें लिए फिर रही हैं, फिर भी इनको नज़र नहीं आ रहा। अमान बड़ी औरतों की तरह हाथ नचा-नचा बोलते आखिर में गुस्से से इसको देखने लगा, जिस पे कोमल भी दाँत पीसते हुए अपनी आंखें छोटी करके इसको घूरने लगी, जैसे कच्चा चबा जाएगी। सर, अब आप मेरी बात सुनें, कोमल ने तेज़ी से कहते हुए सारी बात सर फैसल की समायतों की नज़र की। जब कोमल की सारी बात खड़े हाशिर ने सुनी, इसने अपना सर ही पीट लिया। उसको सारा किस्सा समझ आ गया था कि आखिर मसला क्या हुआ था। एक तो उसका दिल किया कि सर को कुछ ना बताए, इस अमान साहब से बदला ले, लेकिन फिर जब उसने देखा कि सर फैसल गुस्से में लगते हैं तो वो बोल पड़ा। सर, बात असल में ये है कि अमान ने मेरी तरफ देखकर सीटी मारी थी। हाशिर की बर्वक्त मुदाखलत पर अमान ने उसे घूरने का सिलसिला मौकूफ़ कर दिया। क्या? मगर क्यों? सर फैसल ने हैरान होकर सवालिया नज़रों से हाशिर की तरफ देखा। हाशिर के यूँ कहने पर कोमल को छंबा हुआ। दरअसल सर, मेरी कज़न है जिससे आजकल घर में मेरे रिश्ते की बात चल रही है, और ये बात अमान को मैंने बताई थी। अभी मुझे मेरी कज़न की कॉल आई जो अमान मेरे मोबाइल पर देख चुका था, तो मुझे छेड़ने के लिए उसने सीटी मारी थी, जिसके बायस इन बहन को गलतफ़हमी हो गई। हाशिर ने मुकम्मल तफ़सील पेश की। बिल्कुल सर, और क्या। अब आप बताएं, मैं आपको शक्ल से ऐसा लगता हूँ जो किसी लड़की को ऐसे इरादे से छेड़ूंगा? अमान ने हाशिर की तायद करते मासूमियत से आंखें पिटपिटाते हुए सर की जानिब देखा। पिछले कुछ घंटों की अफसुर्दी का अब शायबा तक न था। सच में यही बात है? मगर मैं कैसे यकीन कर लूँ? सर फैसल ने असल मामला जानने के बाद एक अबलूज का तफ्तीशी अंदाज में इनकी तरफ देखा। यही बात है सर। हाशिर, तुम अभी साल को कॉल हिस्ट्री दिखा दो। अमान हाशिर के हाथ से मोबाइल पकड़ता हुआ बोला। ये देखिए सर। मजबूरन हाशिर ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाल के सर के सामने किया, जहाँ कज़न के नाम से कॉल अटेंड की गई थी। सर फैसल ने देखकर एक हुनकारा भरा। सर, मेरी तो बस ये गुजारिश है कि यहाँ ग्राउंड में कैमरे लगवा दें, क्योंकि सर मुझे अपनी इज़्ज़त बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, और अगर आपको हम पर यकीन नहीं तो आप इन मैडम से भी प्रूफ मांगिए। अमान ने संजीदा लहजे में मशवरा दिया। कोमल को भी एहसास हो गया था कि उसने जल्दबाजी में गलतफहमी का शिकार होकर ख्वाह ही इस लड़की की इतनी बातें सुना दी हैं। जी कोमल, अब आप क्या कहेंगी? अब तो सबूत भी मिल गया। सर फैसल कोमल की जानिब मुतवज्जो हुए, जो अमान की जानिब देखने से गुरेज बरत रही थी। सॉरी सर, आई थिंक मुझे गलतफहमी हो गई थी, जिसकी वजह से ये सब हो गया। कोमल को गलती का एहसास हुआ तो फ़ौरन बोल पड़ी। तुम्हें बहुत जल्दी नहीं पता चल गया कि तुम गलतफहमी हुई थी, अंधी? अमान ने तंज़िया अंदाज में लफ्ज़ अंधी पर जोर दिया। अमान, कोमल को अंधी कहने पर सर फैसल ने उसे घूरी से नवाजा और कोमल की जानिब मुतवज्जा हुए। इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखिएगा। सर ने ये कहा और वहाँ से चले गए, जबकि कोमल सर हिलाकर वहाँ से जाने लगी जब अमान बोला, और रुको चार आंखों वाली, उल्टा सीधा मुझे सुनाया और सॉरी सर को बोल रही थी। इज़्ज़त तो मेरी मिट्टी में मिलाई है ना मेरे।
कैरेक्टर पर उंगली उठाकर और सॉरी का एक लफ्ज़ भी मुझे नहीं कहा। अमान ने जिताती हुई कोमल को पुकार कर उंगली अपनी तरफ उठाई। सॉरी। मजबूरन कोमल ने लठमार अंदाज में माजरत इसके मुंह पर मारी और मुंह बनाकर वहाँ से चली गई, जबकि अंदर से उस लड़की की शुक्रगुजार भी थी जिसने इस बात को ऐलान का मसला बनाकर उसे किसी किस्म की संगीन कार्रवाई की धमकी ना दी थी। देखो ज़रा, लग रहा है एहसान किया है मेरे ऊपर। अमान कोमल के जाने के बाद बुड़बुड़ाया। जनाब की इज्जत मिट्टी में मिलने लगी थी। हा हा हा। हाशिर ने सारी सूरत हाल से लुत्फ उठा के कहकहा लगाया। अमान को वैसे ही तब चढ़ी हुई थी। आशिर के यूँ मजाक बनाते पे उसने हाशिर के पेट में ज़ोर से कोहनी मारी जिससे वो एकदम बुलबुला उठा। अबे बाज आ जा। हाँ तो एक वो अंधी और एक तो कमीना। कहते हुए अमान ने एक और मुक्का उसके मारना चाहा जो हाशिर ने सूरत से रोक लिया। वैसे लड़की प्यारी थी। हाशिर ने दाहिनी आंख दिखाते हुए तीली लगानी चाहिए। एक अंधी तो मिली थी, लगता है तेरी नज़र भी ख़राब हो गई है। बिलफर्ज वो प्यारी थी भी तो मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। अमान गुस्से में इस लड़की को गौर से देख नहीं पाया था। हाशिर की बात पे एक बार फिर गुस्सा हुआ। हा हा हा। अच्छा यार चल छोड़ ना, आजा क्लास में चलते हैं। हाशिर इसको ठंडा करते हुए इसकी गर्दन के गिर्द बाजू का हिसार कायम किया और उसको लेकर क्लास की जानिब मोड़ गया। क्लास की तरफ चलते हुए भी अमान को ज़रा सा मुसलसल बुड़बुड़ाया जा रहा था। उसे इस सारे किस्से पर तब ज़रूर चढ़ी थी, मगर उस लड़की की सोच के ऐन मुताबिक वो आजकल के उखड़ मजाज लड़कों की तरह किसी इंतकामी कार्रवाई के मुतालिक सोच भी ना सकता था। उसकी परवरिश ऐसे हाथों में हुई ही ना थी कि एक ज़रा सी बात पर वो किसी लड़की की निस्वानियत की धज्जियाँ उड़ा देता। ऐसे बहुत से वाक़यात आज हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है और इनकी रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली की आज बेहद ज़रूरत है, जिसमें सबसे अहम अपने बच्चों की बेहतरीन हतूत पर परवरिश है। ये दैन नहायत ख़राब मूड के साथ सब कुछ अधूरा छोड़कर आग का तूफ़ान बना घर लौटा था। इस बात से बच्चे से वाकिफ़ था कि इम्तियाज़ सुबुह की जानिब से लगाया गया यह इल्ज़ाम फ़क़्त इसकी इंतखाबी मुहिम में रुकावट डालने और वोटर्स की नज़र में इसका तासुर ख़राब करने की एक कोशिश थी, मगर फिर भी वो इस सूरत हाल में अपना गुस्सा काबू नहीं कर पा रहा था। उस गुस्से की दूसरी बड़ी वजह गुज़िश्ता रात हुई सायरा के साथ तल्ख़ कलामी और उसके बाद सुबह सायरा का उसके साथ रवैया था, और फिर लवेज़ा के मशवरे ज़ुलैदैन का गुस्सा बढ़ाने का काम अहसन तरीके से अंजाम दे रहे थे। जहांज़ेब सियाल भी लवीज़ा के मामले में ज़ुलैदैन की कोई बात ना सुनते तो ये चीज़ उसके गुस्से का हवा दिए जा रही थी। एक तरफ सायरा के आगे पूरे सियाल ख़ानदान को कोई नज़र ना आता था, ऊपर से लवेज़ा के आगे जहांज़ेब सियाल इसकी एक नहीं सुनते थे। लवेज़ा की मेल्स, मशवरे और हदायत ज़ुलैदैन को नए सिरे से आग लगाते थे। ऐसा नहीं था कि मुखालिफिन की जानिब से लगाया गया इल्ज़ाम उसे इस हद तक परेशान कर रहा था कि वो अपनी सुध-बुध खो बैठे, मगर इन दोनों में पहले ही वो सायरा के रवैये की वजह से चिड़चिड़ा हो रहा था और सोने पे सुहागा मुखालिफिन की ये चाल ज़ुलैदैन सियाल का ज़ब्त जैसे जवाब देने जा रहा था। इससे पहले कि वो कुछ गलत कह देता या कर बैठता, उसे जहांज़ेब सियाल के हुक्म पर दफ्तर छोड़कर घर जाना बेहतर समझा और अब इसकी वजह से तमाम तर मीटिंग जहांज़ेब सियाल भुगता रहे थे। वो घर पहुँचा तो जानता नहीं था घर आकर इसकी उलझन और परेशानी हल होने की बजाय मज़ीद बढ़ जाएगी। वो जैसे ही घर दाखिल हुआ, सायरा इसे लॉन से निकलकर किचन की जानिब जाती दिखाई दी। उसे इस वक्त सामने पाकर ज़ुलैदैन का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच गया। उसकी मालूमात के मुताबिक वो इस वक्त अपनी जॉब पर होती थी। आज इसके घर पर होना जैसे ज़ुलैदैन के लिए सज़ा था, बस इसी एक ही चीज़ की कमी थी। ज़ुलैदैन गुस्से से बुड़बुड़ाया। वो जानता ही ना था कि सायरा भी इम्तियाज़ उम्र का बयान सुनकर अलीज़ा की पुरज़ोर हदायत पर घर आई थी। सायरा एक नज़र ज़ुलैदैन को देखते किचन की जानिब बढ़ गई तो ज़ुलैदैन भी उससे ना उलझने का फ़ैसला करता अपने कमरे में चला आया। अपना कोट बेड पर पटकते बिस्तर पर नीम दराज़ वो मुसलसल सायरा और लवेज़ा को सोचे जा रहा था। वो दोनों ही इसके सर पर सवार हो चुकी थी। इस बात से अनजान के वो दोनों रूप ही एक ही हस्ती के हैं। ज़ुलैदैन सियाल ने लवेज़ा के सामने ना झुकने का फ़ैसला किया। सायरा के सामने तो हालात ने इसे झुकने पर मजबूर कर ही दिया था, मगर लवेज़ा के सामने झुकना उसे अपनी इज़्ज़त नीलाम करने के मुतरादिफ लग रहा था। आने वाले वक़्त से यकसर अनजान वो लवेज़ा के मशवरों पर रत्ती बराबर अमल न करने की ठान चुका था। वो कितनी ही देर दर्द की शदीद लहरों को नज़रअंदाज करता रहा। वो जब भी परेशान या गुस्से में होता था, ये सरदर्द उस पर ऐसे ही हमलावर होता था। दर्द मज़ीद बढ़ा तो वह ताज़ा दम होने के लिए उठकर बाथरूम में बंद हो गया। काफ़ी देर पानी के नीचे खड़ा वो अपने दिमाग को ठंडा करने की कोशिश करता रहा, मगर कोई फ़र्क ना पड़ा। मेडिसिन बॉक्स से सर दर्द की गोली निकालता पानी लेने में अपने कमरे से बाहर निकला तो उसे कसरे सियाल खामोशी में डूबा हुआ लगा। अमान इस वक्त जामिया में होता था। अनीज़ा सियाल भी कभी कभार इस वक्त अपनी एक करीबी सहेली के कायम करदा NGO में चली जाया करती थी। अलीज़ा और ऐबक भी इस वक्त दफ्तर में होते थे। ऐसे में मुलाजमिन की मौजूदगी में सायरा के यूँ अकेले घर पर होना इसका मज़ीद दिमाग खुला गया। जब इस वक्त तो एक दो के सिवा बाकी तमाम मुलाजमिन ही अपने अपने क्वार्टर्स में होते थे। इसे खुद भी नहीं पता था कि वो जब से वापस आया था लाशऊरी तौर पर सायरा को ही सोचे जा रहा था। पीनो पीनो
किचन में जाने का इरादा मुखर करके जुलैदैन ने गुस्से से खोलते पीनो को आवाज़ लगाई, मगर जवाब न डाला। बावर्ची खाने में खड़ी सायरा ने जुलैदैन की आवाज़ को दानिस्ता नज़रअंदाज किया। वो इसके गुस्से के मौजब से बखूबी आगाह थी, सो इस वक्त उससे दूरी ही बेहतर थी, मगर होने को कौन डाल सकता है। जुलैदैन इस कदर गर्जदार आवाज़ पर पीनो किसी बोतल के जिन की तरह फौरी हाजिर हो जाती, अगर वो इस वक्त कसरत से में मौजूद होती तो। पीनो चौथी आवाज़ पर बाहर से एक मुलाजिम भागता हुआ अंदर आया। पीनो तो अपने घर वाले के साथ सौदा सलफ लेने गई है साहब जी। मुलाजिम के बताने पर जुलैदैन का मूड मज़ीद बर्बाद हुआ। ठीक है जाओ। हाथ जलाकर मुलाजिम को जाने का कहकर वो गहरा सांस लेता खुद किचन की तरफ बढ़ गया, जहाँ से बर्तनों की खटर पटर की आवाज़ें आ रही थी। इसे इल्म भी ना हुआ कि लाशऊरी तौर पर उसने सायरा के किचन में मौजूदगी के बायस इस मुलाजिम को वहाँ भेजने से गुरेज बरता था, वरना एक गिलास पानी लाना इस मुलाजिम के लिए कौन सा मुश्किल काम था। वो किचन के दरवाजे पर पहुँचा तो सामने सायरा अपने आप में मगन बाउल में अंडे तोड़कर डालती इन्हें मिक्सर से यकजा कर रही थी। ईद गिर्द पड़े अज्जा को देखते ही जुलैदैन को अंदाज़ा हो गया कि शायद वो केक बनाने की तैयारी कर रही है। सायरा अपने तय हुड को पुरसुकून करने की कोशिश में पूरी तरह मगर अंदाज में अपने सामने रखे अमेज़ा फेंट रही थी। दरवाजे पर किसी की मौजूदगी को महसूस करते हुए भी उसने पलट कर न देखा। वह पूरी दिलजमी से अपने काम में लगे रही। उसका जुलैदैन की मौजूदगी को खातिर में न लाना जुलैदैन को ताव दिला रहा था। वो कब से पीनो का आवाज़ें लगा रहा था, मगर उसने इतनी जहमत भी ना की कि पीनो की गैर मौजूदगी की इत्तला ही उसे दे देती। सायरा का लिया दिया अंदाज़, उसका ये लापरवाह रवैया अंदर ही अंदर जुलैदैन सियाल को चुभ रहा था कि हालात भले से कुछ भी रहे हों। ये बात भी एक हकीकत थी। बरसों पहले सायरा उसके दिल पर ज़रब लगाने वाली अवलीन शख्सियत थी, मगर अभी वो ये बात मानने से इनकारी था। वो मजबूत कदम उठाता अंदर आया। शेल्फ पर रखे स्टैंड से गिलास उठाते उसने डिस्पेंसर से पानी इसमें उंडेला। साथ ही साथ कुनखियों से सायरा को देखने लगा, जो अभी भी उसकी जानिब तवज्जो न थी, जैसे जुलैदैन सियाल तो यहाँ था ही नहीं। पानी पीकर गिलास वहीं शेल्फ पर रखने के बाद भी सायरा उसकी मौजूदगी से अक्सर अनजान बनी। अलमारी से चीनी का डिब्बा निकालकर मिक्सचर में चीनी डालते एक बार फिर मिक्सर ऑन करके इसे फेंटने लगी। ये जुलैदैन सियाल के सब्र की इंतहा थी। कमाल है, काफ़ी बहादुर हो गई हो। अब अकेले रह लेती हो इतने बड़े घर में, वरना पहले तो चीखती चिल्लाती रहती थी। जुलैदैन ने इस्तेहज़ाइया अंदाज़ में न जाने किस एहसास के तहत ये बात कह डाली थी। शायद इसके पास गुफ्तगू के लिए कोई और मौजू नहीं था, या फिर उससे अपनी ज़ात की बार बार नफ़ी का बदला लेना चाहता था। सो इसीलिए सायरा के बचपन की कमज़ोरी का जिक्र कर बैठा। मैंने चिल्लाना कब का छोड़ दिया है, अब मज़ा मुकाबिल की चीखें निकलवाने में आता है। आखिरी अल्फाज सायरा ने आहिस्ता आवाज़ में बुड़बुड़ाए, मगर जुलैदैन इसे बड़ी आसानी से सुन लिया था। उसे रत्ती भर अंदाज़ा ही ना था कि ऐसा सायरा ने लवेज़ा की जानिब से भेजी गई मेल्स पर दिए जाने वाले इसके रद्द-ए-अमल के तनाज़ुर में कहा था। वो जान जाता तो एक गदर ही मचा देता। कम तो खैर इस वक्त भी नहीं होने वाला था। मुझसे बात करते वक्त अपना लहजा साफ अंदाज़ वाज़िया रखा करो। जुलैदैन जो इसकी बुड़बुड़ाहट सुन चुका था, बिगड़े तासुरात के साथ उसने ये तासुर दिया कि जैसे वो समझ ही नहीं पाया कि सायरा ने क्या कहा है। मिस्टर सियाल, मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहती हूँ। ये बात मैं साफ लहजे और वाज़ेह अल्फाज में आपसे कहती हूँ। सायरा ने बाजू सीने पर बांधते दो टोक अंदाज में जुलैदैन के अल्फाज से लौटाते। जुलैदैन ने मुठ्ठियाँ भींचते अंगारे टपकती निगाहों से सायरा को देखा। उसके जब चेहरे पर फैली हफीफ सी मुस्कान जुलैदैन को इस वक्त इस दुनिया की सबसे नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ मालूम हो रही थी। एक जतलाती नज़र जुलैदैन पर डालकर सायरा वापस अपने काम की जानिब मुतवज्जा हुई थी। बहुत हिम्मत आ गई है तुम में, हाँ? जुलैदैन ने दांत पीसते चंद मजबूत कदम उसकी जानिब उठाए। इस पर भी आप जनाब को कोई एतराज़ है? सायरा ने वापस की जानिब मुड़कर एक और अबरू उठाकर इस्तफसार किया, जिस पर जुलैदैन हैरत के बुलंद तरीन मीनार पर पहुँच गया। सायरा कैसे दो टोक अंदाज में जवाब देना उसकी समझ से बालातर था। वो नफ़ी में सर हिलाता अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आ गई है तुम्हारे पास, जो यूँ तुम्हारी काया ही पलट गई है? जुलैदैन अपनी हैरत का इजहार करने से खुद को बाज ना रख सका, जिसने सायरा को भी हैरान किया था। वो सच में सायरा में आई इस तब्दीली की वजह जानना चाहता था। सायरा के दिल में आया कि वो उसे हकीकत से रोशनास करवा ही दे, मगर वो बोली अपनी सोच के बिल्कुल बरअक्स थी। एक पल ही बहुत होता है मिस्टर सियाल किसी की काया पलटने के लिए, ये तो फिर 10 साल पहले थे। इसके लिए मुझे किसी जादू की छड़ी की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। सायरा ने जितलाते हुए लहजे में कहा तो जुलैदैन चुपचाप दांत पीसता उसे घूरता रहा, जो मज़ीद यह भी कुछ कह रही थी। पहले आपको मेरे कुछ ना बोलने से मसला था, अब जब बोलने लगी तो आपको ये भी गवारा नहीं। आपकी प्रॉब्लम असल में है क्या? सायरा ने बात जारी रखते तुनक कर माथे पर बल डाले सवाल किया। तुम? खिलाफ़े तवक्का बरजस्ता जवाब आया तो सायरा कुछ पहल खशमगीन नज़रों से उसे देखने लगी। मेरा मसला हमेशा से तुम ही रही हो सायरा, खुदा बख्श, फिर चाहे वजह कुछ भी रही हो।
मगर सच यही है कि हर बार मेरे बदलने की वजह तुम हो। ज़ुलैदैन ने भी दर पर्दा इससे बहुत कुछ पावर करवाया था। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि आप इस प्रॉब्लम से काफ़ी फासले पर रहें? सारा ने उंगली से अपनी जानिब इशारा करते काफ़ी को लंबा खींचने कहा। तो इसकी बात पर ज़ुलैदैन के चेहरे पर तंज़िया मुस्कुराहट उगी। क्यों? तुम्हें डर है कि मैं पास आया तो तुम्हारी ये बहादुरी डर कर वापस चली जाएगी? ज़ुलैदैन ने मुस्कुराते हुए कहा। चंद कदम मज़ीद सायरा की तरफ बढ़ाए। उसके इस कदम पर सायरा के माथे पर पल पड़े भल मज़ीद गहरे हुए थे। ज़ुलैदैन का रवैया उसके लिए नाकाबिले फ़हम था। कल तक जो उसकी सूरत देखने का रवादार नहीं था, आज वो बिला वजह एक बेमकसद गुफ्तगू को तूल दे रहा था। वो अपने दफ्तर में मौजूद सामने बैठे शख्स को कुछ हदायत जारी कर रहा था जब उसका फ़ोन बजा। सामने वाले से माज़रत करता हुआ फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हुआ, मगर एंग्री बर्ड कॉलिंग देखकर वो कॉल काटता वापस सामने वाले की जानिब मुतवज्जा हुआ। अलीज़ा से किसी की भी मौजूदगी में बात करने का खतरा वो हरगिज़ मोल नहीं ले सकता था। अभी इसने एक दो लफ्ज़ ही मज़ीद अदा किए थे जब इसके फ़ोन पर एक पैगाम मौसूल होने की इत्तलाई घंटी बजी थी। अपनी बात के दौरान ही ऐबक ने वो पैगाम खोला तो सामने लिखे टीवी देखो के अल्फाज पढ़ते ही उसका हाथ में कान की अंदाज में पास पड़े रिमोट की तरफ बढ़ा। सामने ही CNN पर कोई मालूमाती रिपोर्ट नशर हो रही थी और ऐबक सयाल जानता था कि इस पैगाम के पीछे यकीनन कोई खबर छुपी है। सो वो न्यूज़ चैनल ढूंढने लगा। उसके सामने बैठे नफूस हैरानी से उसकी हरकतों से कनात मुलाहिजा फरमा रहे थे, जो इतनी अहम कारोबारी गुफ्तगू के दौरान यूँ एकदम दीवार पर लगे LED की तरफ मुतवज्जा हो गया था। जल्द ही इनकी उलझन का सिरा मिल गया जबकि एक खबर इस चैनल पर हाथ रोकता सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ सामने का मंजर देखने लगा। इम्तियाज़ सुमरू की गुफ्तगू ऐबक जैसे ठंडे मिजाज के बंदे को भी तैश दिलाने के लिए काफ़ी थी। वो हैरत में घिरा कि कोई कैसे इतना नीचे गिर सकता है। इन बंदों के बाद में बात करने का कहकर उसने हाथ खुद ब खुद अलीज़ा का नंबर मिलाने लगे थे। वो राब्ता बहाल होने तक इस ज़रारी कैफियत में 2 उंगलियों से माथा मसलता रहा। अभी तुमने न्यूज़ देखी? फ़ोन उठाते ही अलीज़ा की मुतफक्किर सी आवाज़ स्पीकर से गूंजी। अभी देखी है, मैं मीटिंग में था। ऐबक ने इत्तला और वजाहत एक साथ दी। ये शख्स जो वक्त बता रहा है इस वक्त तो वली सायरा के साथ थे और अपने औकात कार की वजाहत के लिए वली इसका नाम तो हरगिज़ नहीं लेंगे, तो फिर ये मसला कैसे हल होगा? ऐबक की बेहबरी पर हस्ब आदरू से लताड़ने के बजाय अलीज़ा सीधा मुद्दे पर आई, जो इसकी संजीदगी का वाज़ह सबूत थी। तुम्हें लगता है कि ज़ुलैदैन से को किसी भी वजाहत की ज़रूरत है? ऐबक का सवाल दर हकीकत सवाल नहीं बल्कि अलीज़ा की बात का जवाब था। सायरा किधर है? अलीज़ा के गहरा सांस बनने पर ऐबक मज़ीद गोया हुआ। वो ऐबक की बात का पस मंज़र अच्छे से समझ गई थी। वाक़ई वजाहत तो अब इम्तियाज़ सुमरू को देनी थी। इसे मैंने ज़बरदस्ती घर भेज दिया है। अलीज़ा के जवाब पर वो सीधा हो बैठा। उसका ज़हन तेज़ी से हिसाब किताब लगाने लगा। तुमने कब तक फ़ारिग होना? ऐबक ने पुरसोच अंदाज में दरियाफ़्त किया। लवेज़ा की 3 मीटिंग्स आज शेड्यूल थीं, जो कि अब मैं देखूंगी तो शाम हो ही जाएगी। तुम क्यों पूछ रहे हो? अलीज़ा ने तफसील और सवाल एक साथ पेश किया। नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ देर में घर के लिए निकल रहा हूँ, तुम भी फ्री होकर आ जाना। ऐबक ने उसे ये नहीं कहा कि जहाँ तक वो जहांज़ेब सियाल को जानता था वो सबसे पहले ज़ुलैदैन को घर ही भेजती, और अब सायरा की मौजूदगी में इसका घर में होना मतलब एक नए झगड़े की तैयारी। इसे पूरा यकीन था कि ज़ुलैदैन मौका मिलते ही अपना सारा गुस्सा किसी न किसी पर निकाल देगा, और ऐसे में सायरा की घर में मौजूदगी। इससे आगे वो सोच ना सका कि फ़ोन के पास से अलीज़ा की चिंगाड़ती हुई आवाज़ उसके कानों में गूंजी। मिस्टर ऐबक सियाल, लगता है आप बैठे बैठे ही सो चुके हैं। अलीज़ा वापस अपनी जोन में लौटते हुए बोली। क्या कहा? ऐबक गायब दिमागी से उसकी बात समझने की कोशिश में था। मैंने कहा सरताज, आज मौसम बहुत अच्छा है, आ जाए मिलकर खेतों में गीत गुनगुनाते हैं। अलीज़ा के एक एक लफ्ज़ चबाकर कहने पर इतनी परेशानी में भी ऐबक का एक बेसाख्ता कहकहा कमरे में गूंजा। बंदा तो कब से दिलो दिल राह फराश किए बैठा है। आपका हुक्म हो तो गीत गाने के साथ कुछ मोहब्बत भरे इक़दामात भी कर लिए जाएं। उसकी तवक्का के मुताबिक अलीज़ा इस बात पर भड़क उठी। बस कर दो शुरू अपना ठड़कपन, तुम बस हाथ पकड़ते ही बाजू थामने की करते हो। आई थिंक आई शुड डिस्कनेक्ट द कॉल, मेरे ख्याल से मुझे राब्ता मुनक़ता कर देना चाहिए। अलीज़ा के जलकर कहने पर ऐबक एक बार फिर होले से हंस दिया। यार बीवी, कभी तो मुझे खुश आ जाने दिया करो, हकीकत में नहीं तो ख्यालों में ही सही। ना चीज़ की प्यार भरी बातों पर तुम्हारी शर्म से सुर्ख पड़ती सूरत तो देखने को मिलती। ज़ेरे लब मुस्कुराकर कहते ऐबक ने इसे मज़ीद चिढ़ाया। असल में मौजू वो लोग हमेशा की तरह फरामोश कर चुके थे। शुक्र मनाओ कि ये बात तुमने फ़ोन पर की है, वरना अगर तुम मेरे सामने होते तो मैं तुम्हें बताती कि तुम मेरा चेहरा कैसे कैसे सुर्ख पड़ता देख सकते हो। अलीज़ा का बस न चल रहा था कि वो उसे फ़ोन से खींचकर निकालते इसके सर पर कुछ दे मारती। मैं तो अभी भी तसव्वुर की आँख से तुम्हारा खूब से सुर्ख पड़ता चेहरा देख रहा हूँ। ऐबक ने शरारत से निचला लब दबाते बीड़ों के छत्ते को दूर से ही तीली दिखाई। मिस्टर ऐबक सियाल, कोशिश करना कि आज तुम्हारा मुझसे सामना ना हो, तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अलीज़ा ने तिनक कर कहते फ़ोन रखना चाहा जब ऐबक अपने साबका अंदाज में गोया हो। हाय, मुझे आज की मुलाकात का बेसब्री से इंतज़ार है। वैसे याद हो तो आज वापसी पर मोहतरमा ने एक फर्माबरदार बीवी का किरदार निभाने का वादा किया था।
था। ऐबक की बात पर अलीज़ा ने अपना सर पीटना चाहा। अपने ख्वाबों में ही देख लो ये भी, तेज़ी से कहते वो खटाक से फ़ोन बंद कर गई। ऐबक ने मुस्कुराकर मोबाइल को देखते सर उठाया तो नज़रें वापस स्क्रीन पर चलते मनाज़र की तरफ गईं। अलीज़ा से बात के दौरान वो ये गुस्सा तो भूल ही बैठा था। उसकी मुस्कुराहट यकलक सी थी और वह इंटरकॉम पर अपनी सेक्रेटरी को कुछ देर ज़रूरी हिदायत देता घर जाने के लिए उठ गया, जहाँ उसके तमाम तर खदशे सच होने वाले थे। जारी है। मिलते हैं एक नई किस्त के साथ बहुत जल्द। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।